देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लिव इन रिश्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिलाओं को भी मिलेगा कानूनी संरक्षण। बांकीपुर हार के बाद मंथन, पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, दिल्ली में तेज हुई सियासी हलचल। बांकीपुर हार पर जेडीयू में हलचल, अनंत सिंह ने बताई बड़ी वजह, जनता में गया गलत संदेश। शेख हसीना की वापसी पर विवाद, एयरपोर्ट से फांसी तक, एनसीपी नेता का विवादित बयान। डाबर पर बड़ा वार्ड, 100% शुद्ध वाले दावों की जांच, कई प्रोडक्ट्स पर लगी रोक। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि विवाह जैसे संबंध में रहने वाली महिलाओं को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत कानूनी संरक्षण मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में महिला के साथ मानसिक या शारीरिक क्रूरता होती है तो आरोपी पुरुष और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने कहा कि क्रूरता शादीशुदा और गैर शादीशुदा महिला में कोई फर्क नहीं करती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 के तहत दुरुपयोग पर भी चिंता जताई और निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले कानूनी प्रक्रिया और तय दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद हलचल तेज हो गई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब बांकीपुर सीट पर बीजेपी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। यह सीट 1995 से लगातार बीजेपी के कब्जे में रही थी और इसे पार्टी का मजबूत गढ़ भी माना जाता था। उपचुनाव में मिली इस हार के बाद प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की मुलाकात को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बांकीपुर के नतीजों ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा भी तेज कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस परिणाम ने आगामी चुनावों से पहले राज्य की सियासत को नई दिशा भी दे दी है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के हार के बाद सियासी बयानबाजी और भी तेज हो गई है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने हार के लिए जनता की नाराजगी को जिम्मेदार बताया और कहा कि लोगों ने वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बन गया। अनंत सिंह ने कहा कि जनता के बीच यह धारणा बन गई है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और उनका दावा है कि इसी वजह से लोगों में नाराजगी है और आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अपनी इच्छा से पद से हटे थे, लेकिन जनता के बीच गलत संदेश गया है। गौरतलब है कि बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराकर अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की है। यह सीट 1995 से बीजेपी का मजबूत गढ़ भी मानी जाती रही थी। नेता कोई नहीं जीतता हारता है, जनता जिसको जितवाता हो जीतता है। लगता है कि नीतीश कुमार अगर रहते तो नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे होते हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया है। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ही होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। पब्लिक नाराज था ना? हाँ, पब्लिक नाराज है कि हम लोग वोट केकर नाम पर देते हैं और बीच में अपना बदला बदली करता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वतन वापसी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। छात्र नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधे फांसी के तख्ते तक ले जाया जाएगा। नाहिद इस्लाम ने दावा किया कि अगर किसी राजनीतिक समझौते के तहत भी शेख हसीना की वापसी होती है तब भी आंदोलनकारी और जुलाई आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन उनके खिलाफ विरोध जारी रखेंगे। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और कथित तानाशाही व्यवस्था को खत्म करना था। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद वह बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। हाल ही में उन्होंने इस साल दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद यह विवादित बयान सामने आया है।
फिलहाल नाहिर इस्लाम के बयान ने बांग्लादेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। शेख हसीना की वापसी को लेकर अब राजनीतिक माहौल और भी अधिक गर्माने की संभावना भी जताई जा रही है। देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनी डाबर के कई उत्पादों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। एफएसएसआई ने कंपनी के उन प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है जिन पर 100% शुद्ध, 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावे किए जा रहे थे। इनमें शहद और गाय के घी जैसे उत्पाद भी शामिल हैं। एफएसएसआई का कहना है कि ये दावे भ्रामक हैं और फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करते हैं। नियामक ने डाबर को 15 दिनों के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा है कि उसने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ उत्पादों पर बिना वैध अनुमति के ऑर्गेनिक लोगों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ मिश्रित खाद्य उत्पादों पर भी 100% प्योरिटी का दावा किया गया है, जिसके नियमों के तहत अनुमति नहीं है। एफएसएसआई ने स्पष्ट किया कि किसी भी खाद्य उत्पाद पर किया गया दावा वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। भ्रामक विज्ञापन या गलत लेबलिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। E20 पेट्रोल नीति के विरोध में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उनके काफिलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद केजरीवाल अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पार्टी का कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की नीति आम लोगों पर जबरन थोपी जा रही है और इससे वाहनों की माइलेज तथा इंजन पर भी असर पड़ रहा है। मार्च से पहले केजरीवाल ने दावा किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाले पत्र भी सौंपना चाहते थे। उन्होंने मांग की है कि पेट्रोल पंपों पर E20 और शुद्ध पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। E20 पेट्रोल सस्ता किया जाए और पेट्रोल की कीमतें कम हो। वहीं केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि E20 नीति वैज्ञानिक परीक्षणों और विशेषज्ञ संस्थानों की सलाह के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है। सरकार का दावा है कि यह पहले देश में स्वच्छ ईंधन उपयोग को बढ़ावा देने और तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक कदम है। गुजरात के सूरत से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। मोबाइल फोन की लत और माता पिता की डांट से नाराज होकर 7वीं कक्षा के एक छात्र ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और जानकारी के मुताबिक छात्र वेड रोड स्थित लक्ष्मी नगर इलाके में रहता था और सूरत नगर निगम की स्कूल कक्षा 7वीं का विद्यार्थी भी था। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से मोबाइल फोन पर ज्यादा समय बिताता था और परिवार ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए मोबाइल बंद करने को कहा और डांट लगाई। आरोप है कि इस बात से आहत होकर छात्र ने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच भी शुरू कर दी गई। इस घटना ने एक बार फिर बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभिभावकों को बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब उड़ान के दौरान विमान तेज एयर टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। अचानक लगे जोरदार झटकों से कई यात्री और क्रू मेंबर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट हवा में कुछ समय के लिए करीब 300 फीट नीचे आ गई। इस दौरान विमान में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। फ्लाइट ने बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग भी की। एयर इंडिया ने बताया कि घटना में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हालांकि जिन यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोट लगी उन्हें एहतियात के तौर पर मेडिकल जांच के लिए एयरपोर्ट पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मामले की जांच संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर की जा रही है। आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2, 2.5, 3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। हाँ जी, 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। कितने लोग थे उसमें फ्लाइट में? सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में। सभी को चोटें आई?
80%, 70 to 80% लोगों को चोट आई है। जिनको नहीं आई उनकी माइनर कंकशंस और ये सब तो है ही। अभी अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? सर वील गो विद द फुल लीगल पावर, वील डू आवर केसेस, जिसको जो केस करना है इंडिया के अगेंस्ट हम 100% एक्शन लें। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली की जांच के बीच बड़ा खुलासा सामने आया है। सीआईडी ने गिरफ्तार अभय तिवारी को इस पूरे परीक्षा घोटाले का कथित मास्टरमाइंड भी बताया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अभय तिवारी ने पिछले 13 वर्षों में 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं। इनमें पुलिस भर्ती, सीआरपीएफ, जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी और जेपीएससी की कई परीक्षाएं भी शामिल हैं। अब सीआईडी यह जांच कर रही है कि इन सफलताओं के पीछे कोई संगठित परीक्षा रैकेट का तो नहीं था। सीआईडी का दावा है कि अभय तिवारी ने कथित तौर पर अपने भाई और पत्नी को भी सरकारी नौकरी दिलाने में भूमिका निभाई है। दोनों फिलहाल झारखंड सरकार में कार्यरत हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि अभय तिवारी पहले एक निजी कंपनी में मैनेजर था, जिसने जेएसएससी परीक्षा आयोजित करने के लिए टेंडर भी दाखिल किया था। फिलहाल सीआईडी पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली का दायरा कितना बड़ा था। दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे संत आसाराम को लेकर एम्स ने सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उनकी देखभाल के लिए 24 घंटे प्रशिक्षित केयर गिवर्स की आवश्यकता है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इनमें दिल की बीमारी, लंबे समय से सोडियम की कमी, थैलेसीमिया, बार-बार पेट की समस्या और खून की कमी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में आसाराम ने अपनी उम्र कैद की सजा पर रोक लगाने की मांग भी की है। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी दोषी सिद्धि और उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की अनुपलब्धता के कारण मामले की अगली सुनवाई गुरुवार तक टाल दी गई है। गौरतलब है कि साल 2013 में एक नाबालिग छात्र ने जोधपुर आश्रम में यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद 2018 में विशेष पॉक्सो अदालत ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।